नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है भारत के सबसे बड़े नियम, हमारे संविधान के बनने की। ये कहानी है एक बहुत बड़ी सभा की, जिसने, सोचिए, करोड़ों लोगों के भविष्य को कुछ पन्नों पर उतार दिया था। सोचिए, हर देश को चलाने के लिए एक रूल बुक तो चाहिए ही, है ना? बस सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई ये रूल बुक लिखेगा कौन? किसे मिलना चाहिए ये हक? ये बहुत बड़ा सवाल है। और आज हम यही देखेंगे कि भारत ने इस सवाल का जवाब कैसे और क्या ढूंढा। तो इसकी शुरुआत हुई थी बस एक अकेली सी चिंगारी से। चलिए देखते हैं कि ये विचार कहाँ से आया और कैसे एक संविधान सभा बनाने का ये लंबा सफर तय हुआ। तो सवाल उठता है कि ये आइडिया आखिर आया कहाँ से। देखिए, इसकी पहली आवाज़ उठी थी 1934 में, और वो भी सिर्फ एक इंसान की तरफ से, M.N. रॉय। हाँ, यही वो शख्स थे जिन्होंने पहली बार ये सपना देखा कि भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। एक ऐसी सभा जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों की हो और भारत के लिए हो। और देखते ही देखते ये एक चिंगारी आग में बदल गई। देखिए, 1934 के ठीक एक साल बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे अपनी ऑफिशियल डिमांड बना लिया। फिर 1938 में नेहरू जी ने एक और बड़ी बात जोड़ी कि यह सभा वयस्क मताधिकार से चुनी जानी चाहिए, मतलब हर किसी को वोटिंग का हक मिले। 1940 में अगस्त ऑफर आया, जिसमें अंग्रेज थोड़ा बहुत माने तो, पर 1942 का क्रिप्स मिशन पूरी तरह फेल हो गया। वजह, मुस्लिम लीग दो अलग अलग संविधान सभाएं चाहती थी। तो देखिए, आइडिया तो अब तक अपनी जड़ें जमा चुका था, पर असली सवाल तो अब आया था। इतने बड़े और अलग अलग तरह के लोगों वाले देश के लिए एक सभा आखिर बनेगी कैसे? और यहीं पर एंट्री होती है कैबिनेट मिशन योजना की। और ये सभा कोई छोटी मोटी नहीं होने वाली थी। इसका पैमाना देखिए, कुल 389 सीटें। ये नंबर ही बता देता है कि आगे कितना बड़ा काम होने वाला था। अच्छा, तो ये 379 सीटें बंटी कैसे थीं? चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। इसमें से 296 सीटें थीं ब्रिटिश इंडिया के लिए, मतलब वो इलाके जहां अंग्रेजों का सीधा राज था। और बाकी की 93 सीटें दी गई थीं रियासतों को, यानी जो रजवाड़े थे। पर सवाल ये है कि इन सीटों का बंटवारा हुआ कैसे? देखिए, ब्रिटिश इंडिया वाले प्रांतों में सिस्टम था कि करीब करीब हर 10 लाख लोगों पर एक सीट होगी। और इन सीटों को भी 3 ग्रुप्स में बांटा गया था, मुस्लिम, सिख और जनरल। लेकिन जो रियासतें थीं, वहां मामला अलग था। वहां के मेंबर्स को चुना नहीं जाना था, बल्कि वहां के राजा महाराजा उन्हें नॉमिनेट करने वाले थे। तो मतलब ये सभा एक तरह से पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी। तो फिर जुलाई-अगस्त 1946 में हुए चुनाव, और जब नतीजे आए तो तस्वीर एकदम साफ हो गई थी। कांग्रेस को मिली 208 सीटें, मतलब एक जबरदस्त जीत। मुस्लिम लीग के खाते में आई 73 सीटें, और बाकी जो 15 सीटें थी वो छोटे मोटे ग्रुप्स और आजाद उम्मीदवारों को मिली। ठीक है, तो अब सभा तो बन चुकी थी, पर इसका विजन क्या था? इसका मकसद क्या था? भाई, मकसद था भारत के लिए एक सपना, एक विजन तैयार करना। और इस विजन की शुरुआत हुई सभा की पहली ही मीटिंग से। तारीख थी 9 दिसंबर 1946, संविधान सभा की पहली बैठक। लेकिन माहौल में कोई खुशी नहीं थी, बल्कि तनाव था। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग ने इस मीटिंग का बायकॉट कर दिया था। वो पाकिस्तान की अपनी अलग मांग पर अड़े हुए थे, और इसीलिए उस ऐतिहासिक दिन पर सभा में सिर्फ 207 मेंबर्स ही आए। अब इसी राजनीतिक उठापटक के बीच कुछ ही दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू एक बहुत ही ऐतिहासिक दस्तावेज लेकर आए, उद्देश्य प्रस्ताव। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये होने वाले संविधान की आत्मा थी, उसका दिल था। नेहरू जी ने कहा, यह सभा भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य घोषित करने का अपना दृढ़ और गंभीर संकल्प लेती है। तो आखिर इस उद्देश्य प्रस्ताव में था क्या? इसके कुछ बहुत जरूरी पॉइंट्स थे। पहला, कि भारत एक आजाद, पूरी तरह से सॉवरेन रिपब्लिक होगा। दूसरा, एक ऐसा देश जहां सारी की सारी पावर, सारी अथॉरिटी सीधे लोगों से आएगी, जनता से। और ये देश अपने सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ये प्रस्ताव हर नागरिक को बराबरी का दर्जा और मौके देने का वादा करता था। सोचने की, अपनी बात कहने की, अपने धर्म को मानने की पूरी आजादी। और हाँ, इसमें माइनॉरिटीज और पिछड़े तबकों के लिए खास सुरक्षा का भी जिक्र था। लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था भारत को दुनिया में एक सम्मानजनक जगह दिलाना और पूरी दुनिया में शांति को बढ़ावा देना।
फिर आया साल 1947 और भारत की आज़ादी, और इस एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। संविधान सभा की ताकत, उसका स्ट्रक्चर, उसका रोल, सब कुछ बदल गया। अब ये सभा पूरी तरह से सॉवरेन थी। तो संप्रभु या सॉवरेन होने का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब इस सभा के पास अपनी मर्जी का कोई भी संविधान बनाने की पूरी और आज़ाद ताकत थी, किसी भी बाहरी दखल के बिना। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के बनाए कानून इस पर लागू नहीं होते थे। सभा अब अपनी मालिक खुद थी। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, ये सभा एक साथ दो काम कर रही थी। मतलब ये एक ही वक्त पर देश का संविधान भी बना रही थी और देश के लिए रोजमर्रा के आम कानून भी पास कर रही थी। जब ये सभा संविधान बनाने के लिए बैठती थी तो इसके चेयरमैन होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब यही सभा कानून बनाने के लिए बैठती तो चेयरमैन होते थे जीवी मावलंकर। एक सभा दो रोल। बंटवारे का असर इस सभा पर भी पड़ा और सीधा पड़ा। मुस्लिम लीग के वो मेंबर्स जो पाकिस्तान वाले इलाकों से थे वो सभा से अलग हो गए। इसका नतीजा ये हुआ कि सभा की जो टोटल स्ट्रेंथ 389 थी वो अब घटकर 299 रह गई। देखिए, संविधान लिखना तो इस सभा का सबसे बड़ा काम था ही, लेकिन इसके अलावा भी इसने कुछ बहुत ही ऐतिहासिक फैसले लिए। ऐसे फैसले जिन्होंने आज के भारत की पहचान बनाई। जैसे कि मई 1949 में इसी सभा ने कॉमनवेल्थ में भारत की मेंबरशिप को मंजूरी दी। ये उस वक्त का एक बहुत बड़ा फॉरेन पॉलिसी डिसीजन था। और हमारा तिरंगा, इसे भी 22 जुलाई 1947 को, मतलब आज़ादी से बस कुछ ही हफ्ते पहले, इसी सभा ने हमारे नेशनल फ्लैग के तौर पर अपनाया था। और फिर आया 24 जनवरी 1950 का दिन। ये सभा की आखिरी बैठक थी। इसी दिन हमारे राष्ट्रगान को अपनाया गया और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। तो सवाल ये है कि अगर किसी देश का संविधान उसकी अपनी कहानी, उसकी ऑटोबायोग्राफी होती है, तो ये पूरी कहानी हमें भारत के बारे में क्या बताती है? ये हमें बताती है कि भारत का जन्म सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के तौर पर नहीं, बल्कि एक आइडिया के तौर पर हुआ। एक ऐसा आइडिया जिसने बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया और आखिर में करोड़ों लोगों की आशाओं को एक किताब में समेट लिया। ये कहानी है बहसों की, समझौतों की और एक साथ देखे गए सपने की।